अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे द मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन रूल अप्लाइड टू मोनोहाइब्रिड प्रोसेस। अच्छा, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी को, तो यहाँ पे मेंडल लॉ में भी प्रोबेबिलिटी लॉ जो है वो कंसर्न किया जाता है या अप्लाई होता है। अब प्रोबेबिलिटी लॉ में हमारे पास दो लॉस आ जाते हैं, दो रूल्स आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन रूल। अब ये रूल्स क्या कहते हैं? द मल्टीप्लिकेशन रूल स्टेट दैट टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट एंड द अदर occurring, we multiply the probability of one event, one coin coming up heads, by the probability of the other event, the other coin coming up heads. By the multiplication rule, then the probability that both coins will land up heads up is 1 upon 2 into 1 upon 2 is equal to 1 upon 4। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको सिंपल करके बताती हूँ कि ये मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है। अगर हम दो कॉइन्स लें और उनको फ्लिप करें, तो उसमें दोनों जो कॉइन्स हैं, कितने परसेंट चांसेस हैं कि दोनों में हेड आएगा। ठीक है, दोनों की बात कर रहे हैं हम। वन इवेंट एंड द अदर अकरिंग। ठीक है, ये लाइन जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अब हम ये कैसे मालूम कर सकते हैं कि दोनों कॉइन्स के अंदर जब हम उनको फ्लिप करेंगे तो दोनों कॉइन्स हेड शो करेंगे? इसको हम इस तरह से मालूम कर सकते हैं कि अब हम अगर लॉजिकली सोचें तो हम क्या कहेंगे कि 50% चांसेस हैं कि एक कॉइन में हेड आ जाए और 50% चांसेस हैं कि दूसरे कॉइन में भी हेड आ जाए, और बाकी जो 50% चांसेस हैं वो किसके हैं? टेल आने के। अब ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 4 कैसे बना? हमने बोला 50% चांसेस हैं कि एक कॉइन में हेड आएगा, उसको हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं कि 50% चांसेस हैं टेल आने के, हेड आने के दूसरे कॉइन में। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, ये 50% को हम 1/2 करके भी शो कर सकते हैं। 1/2 का मतलब हाफ होता है, और जिसको अगर हम परसेंट में देखें तो इसका मतलब होता है 50%। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाता है, और जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ज़ा 4 होता है। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी क्या आती है? 1/4। अब यही रूल मोनोहाइब्रिड प्रोसेस या डाईहाइब्रिड प्रोसेस के लिए भी अप्लाई हो सकता है। उसकी हम एग्जाम्पल देख लेंगे, लेकिन पहले हम एडिशन रूल भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो एडिशन रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द एडिशन रूल, द प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन ऑफ टू or more mutually exclusive events, one event or the other will occur is calculated by adding their individual probabilities। अच्छा, यहाँ पर एडिशन रूल में और आ गया। अगर हम बोलते हैं कि हम कॉइन्स को फ्लिप करते हैं तो 4 इवेंट्स में से कितने परसेंट चांसेस हैं इंडिविजुअल में? अगर हम इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी चेक करें तो एक कॉइन में हेड आने के कितने परसेंट चांसेस हैं और टेल आने के कितने परसेंट चांसेस हैं। मतलब ये कि हमारे पास है दो कॉइन, एक कॉइन में होता है हेड और टेल, मतलब एक कॉइन में कितने इवेंट्स आ गए? 2 इवेंट्स। इसी तरह दूसरे कॉइन में भी हेड और टेल है, दूसरे कॉइन में कितने इवेंट्स आ गए? 2 इवेंट्स आ गए। अब हम अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो 4 आंसर आता है, मतलब टोटल 2 कॉइन्स के अंदर 4 इवेंट्स हमें मिल सकते हैं। अब यही मल्टीप्लिकेशन रूल में भी आया था, ये इंडिविजुअली बता रहा था। जो रिज़ल्ट हमें मिला 1/4, 4 इवेंट्स में से एक इवेंट अकर होने के चांस को ये बता रहा था। मतलब यहाँ पर 25% चांसेस थे कि दोनों कॉइन में हेड्स आ जाए, और 25% चांसेस थे कि दोनों कॉइन्स में टेल आ जाए। और जो रिमेनिंग 25% चांसेस हैं वो ये हैं कि एक कॉइन में हेड आ गया और दूसरे कॉइन में टेल।
इसी तरह पहले वाले कॉइन में टेल आ गया और दूसरे वाले कॉइन में हेड आ गया, तो सबको हम 25 को अगर 4 टाइम्स प्लस कर लें तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास फिर से बन जाएगी 100% की। 25% मतलब 1/4। इसी तरह अब इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ को हम यहाँ पर ऐड कर लें, मतलब अगर हम 25% बोल रहे हैं कि हेड्स आने के चांसेस हैं या 25% हम बोल रहे हैं टेल आने के चांसेस हैं, तो यहाँ 1/4 को हम प्लस कर लें 1/4 में, तो हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा। ये इंडिविजुअल की बात हो रही है यहाँ पे। इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ हमने ली और अगर हम उनको ऐड अप करते हैं तो रिज़ल्ट क्या आएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास यहाँ पर अपॉन में 4 है, 4 दोनों तरफ 4 है, तो 4 को हम एक दफ़ा लिखेंगे, ये एलसीएम करके भी हम ले सकते हैं। आंसर हमारे पास यहाँ पर 4 ही आएगा, ठीक है। देन हम ऊपर जो अपॉन के ऊपर जो वैल्यूज़ हैं उनको सिंपली हम प्लस कर लेंगे। यहाँ पर बन रहा है अपॉन में 4 और ऊपर की प्रोबेबिलिटीज़ को हम प्लस कर रहे हैं। 1 + 1 = 2 डिवाइडेड बाय 4। 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो प्रोबेबिलिटी हमें कितनी मिलेगी 1/2। अब इसको ज़रा हम मल्टीप्लिकेशन रूल को एग्जाम्पल से देख लेते हैं और वहीं से एडिशन रूल भी देख लेते हैं। अब प्रोबेबिलिटी लॉ को फॉलो करते हुए हम अगर F1 जनरेशन ले रहे हैं तो F2 जनरेशन की जीनोटाइप कंसीडर कर सकते हैं या डिटरमाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं कि मेंडल्स लॉ में ये किस तरह से अप्लाई हो रहा है। सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स एंड फर्टिलाइजेशन एज चांस इवेंट्स, ठीक है। व्हेन अ हेटेरोजाइगोट हमने प्लांट ले लिया जो कि हमें F1 जनरेशन में मिल रहे हैं। It has a capital R and a small r, forms gametes whether a particular gametes ends up with an R capital R or an small r is like the toss of a coin। वही बात आ गई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। जब गैमेट्स फॉर्म होंगे तो 50% चांसेस होंगे कि कैपिटल R गैमेट्स में आ जाए और 50% चांसेस होंगे कि स्मॉल आर गैमेट में आए। जस्ट लाइक द फ्लिप ऑफ अ या टॉस ऑफ अ कॉइन, वी कैन डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी फॉर एनी genotype among the offspring of two heterozygotes by multiplying together the individual probabilities of an egg and sperm having a particular allele capital R or स्मॉल आर। इन दिस एग्जाम्पल हमने एक एग लिया और स्पर्म, ठीक है। अच्छा, जब गैमेट्स इनके बनते हैं, मतलब ये पेरेंट्स हैं, इनके गैमेट्स बनेंगे तो एक कैपिटल आर होगा और एक स्मॉल आर होगा, जैसे कि यहाँ पे कॉइन की एग्जाम्पल देके बताया है। हम यहाँ पर सीड की शेप की बात कर रहे हैं। कैपिटल आर क्या शो करेगा, डोमिनेंट एलील मतलब राउंड सीड, और स्मॉल आर शो करेगा रिंकल्ड सीड। अब ये हेटेरोजाइगस हैं, कैपिटल आर डोमिनेंट होने की वजह से जो फिनोटाइप हमें यहाँ पर मिल रही है पेरेंट्स की, वो तो राउंड सीड्स है। अब हम ऑफ स्प्रिंग में मालूम करना चाह रहे हैं कि कितने % चांसेस हैं कि हमें रिंकल्ड सीड मिले। अभी हम एक कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं। तो हमने इनके गैमेट्स बना लिए। एग में जो गैमेट्स आए, एग में जो एलील आया वो कैपिटल आर है और स्मॉल आर। इसी तरह स्पर्म में जो एलील हैं वो भी कैपिटल आर और स्मॉल आर है। जब इनको हमने पुनेट स्क्वायर के थ्रू रिज़ल्ट्स ऑब्ज़र्व किए तो हमें क्या रिज़ल्ट्स मिले, 1/4
कैपिटल आर एंड कैपिटल आर, क्योंकि यहाँ से भी कैपिटल आर आ रहा है, यहाँ से भी कैपिटल आ रहा है, ये होमोजाइगस हो गया। 1/4% हमें क्या मिल रहे हैं, या 25% कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। इसी तरह 1/4 चांसेस हैं कि स्मॉल आर और कैपिटल आर आ जाए। यहाँ पे पहले स्मॉल आर यहाँ से आ रहा है, देन ऊपर से कैपिटल आर। और 1/4% हमें चांसेस मिल रहे हैं, या 25% चांसेस मिल रहे हैं कि स्मॉल आर और स्मॉल आर आए। अब दोनों ही रिसेसिव एलील्स आ जाएंगे तो शेप यहाँ पर क्या आएगी, रिंकल्ड। ठीक है, रिंकल्ड शेप हमें सीड मिलेगा। तो यहाँ पे मैं 1/4 ये किस तरह आता है इसको एक दफ़ा और क्लियर कर देती हूँ। 1/4 का क्या मतलब है, टोटल इवेंट्स हमें कितने मिल रहे हैं, 4 इवेंट्स मिल रहे हैं। 1 2 3 4, 4 इवेंट्स में से एक इवेंट हमें कैपिटल आर मिला, तो 1/4। इसी तरह ये वाला इवेंट भी एक दफ़ा मिल रहा है, ये इवेंट। अच्छा, इन दोनों में क्या फ़र्क है, यहाँ पे कैपिटल आर पहले है, स्मॉल आर बाद में है, और यहाँ पर स्मॉल आर पहले है और कैपिटल आर बाद में है, लेकिन दोनों क्या हैं, हेटेरोजाइगस हैं। अच्छा, इसी तरह रिंकल्ड में हमें क्या कंडीशन मिल रही है, 4 इवेंट्स में से सिर्फ एक इवेंट, मतलब सिर्फ 25% चांसेस हैं कि हमें ऑफ स्प्रिंग में जो सीड हैं वो रिंकल्ड मिलें। तो यहाँ पुनेट स्क्वायर से भी हमें रिज़ल्ट क्या मिला, मल्टीप्लिकेशन का 1/4, जैसे कि हमने वर्डिंग्स में पढ़ा था, और यहाँ से भी यही रिज़ल्ट मिल रहा था। ओके, तो इसकी लाइन भी पढ़ लेते हैं कि ये क्रॉस किस तरह से हुआ। यहाँ से the probability that an r small r allele will be present in the egg and in the sperm at fertilization is found by multiplying 1/2 the probability that the egg will have r। 1/2 हम कह रहे हैं, या 50% चांसेस थे कि एक से, जब हम टॉस, जैसे कि हम टॉस करते हैं कॉइन को और उसमें चांसेस होते हैं 50% के हेड आए या टेल आए, इसी तरह एक से एग में भी 50% चांसेस थे कि कैपिटल आर आ जाए और 50% चांसेस थे कि स्मॉल आर आ जाए। इसी तरह 50% चांसेस स्पर्म में थे कि कैपिटल आर आर आ जाए और 50% चांसेस थे कि स्मॉल आर आ जाए। अब हमें देखना ये था ऑफ स्प्रिंग में कि रिंकल्ड सीड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो इसीलिए हम स्मॉल आर को यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि अगर दोनों तरफ से एक से और स्पर्म से रिसेसिव एलील्स आएंगे तभी हमें जो सीड है वो रिंकल्ड मिलेगा। Thus the multiplication rule tells us that probability of an F2 plant having wrinkled seed which is having small r is 1/4. Likewise, the probability of an F2 plant carrying both dominant alleles for seed shape R is 1/4। जब हम कह रहे हैं कि रिंकल सीड आने के चांसेस 1/4 टाइम्स हैं, तो इसी तरह डोमिनेंट एलील मतलब स्मूथ सीड आने के चांसेस भी 1/4 टाइम्स हैं। अब यहाँ अगर हम एडिशन रूल अप्लाई करना चाहें और मालूम करना चाहें कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो हमें ऑफ स्प्रिंग मिल रहे हैं वो हेटेरोजाइगस हो। अब हेटेरोजाइगस की कंडीशन जो है यहाँ पर हमारे पास दो जगह पर आ रही है, एक तरफ कैपिटल आर और स्मॉल आर के साथ और दूसरी तरफ स्मॉल आर और कैपिटल आर के साथ। तो यहाँ पे अगर हम इन दो पॉसिबिलिटीज़ को ऐड कर लें, 1/4 जो कि ये वाली कंडीशन है प्लस 1/4 जो कि ये वाली कंडीशन आ गई। ठीक है, तो इनको प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 1/2। और 1/2 का मतलब है 50%। मतलब ये कि
जो F2 जनरेशन हमें मिलेगी उसमें 50% तक चांसेस हैं कि हमें हेटेरोजाइगस प्लांट्स मिलें और 50% चांसेस हैं कि हमें होमोजाइगस प्लांट्स मिलें। Note that use of the word and in this statement is a clue that you should use the multiplication rule while or suggest use of the addition rule। ये वही चीज़ जो मैंने शुरू में बताई कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देते हैं तो वहाँ से आप एंड से आपको हिंट मिलेगी कि आपको मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करना है और से आपको हिंट मिलेगी कि आपको वहाँ पे एडिशन रूल अप्लाई करना है।